ये डायग्राम आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसका? नेफ्रॉन का, एक सिंगल नेफ्रॉन का डायग्राम। इसलिए कोशिश करना कि मेरे साथ ही बनाना सीख सको। वैसे बहुत सिंपल है। मैं इसमें आपको कुछ ऐसे टर्म्स बताऊंगा जो आपकी बुक में नहीं है, इसलिए आपसे शायद पूछे भी ना जाए, ठीक है, बट बताना पड़ेगा। कहीं ऐसी लेबलिंग है जो आपकी बुक में नहीं होगी। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। देखो, बन गया नेफ्रॉन, इतना सिंपल, ठीक है ना, इतना ही सिंपल है ये। ओके, अब मैं इस पहले नेफ्रॉन को लेबल करूँगा। ओके, देखो, ये जो आपको इसका ये सिरा दिख रहा है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ कैप्सूल, इट लुक्स लाइक अ कैप्सूल। दिस इज नोन एज Bowman's capsule, BOWMANS, Bowman's capsule, because it is a capsule like structure. Okay, then ये जो आपको कन्वोलेटेड यानी कि मुड़ा हुआ एरिया पूरा दिख रहा है, ठीक है, जस्ट नेफ्रॉन के बाद, इसको बोलते हैं PCT। PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ओके, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो मैंने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखा है इसका। इसके बाद ये जो आपको एक पूरा दिख रहा है, जैसे कि एक लूप दिख रहा है, जैसे माला होती है, लूप, दिस इज नोन एज लूप ऑफ हेनले। और भी कई फालतू का नाम दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यहाँ से ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। लेट इट बी, ये है DCT, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, क्योंकि ये पास में है, इस कैप्सूल के पास में PCT है, तो इसे प्रॉक्सिमिटी में है, इसकी प्रॉक्सिमिटी में, पास में है, तो इसका नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये काफ़ी दूर है इसके, इसलिए इसे कहते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। देखिए, आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे क्या क्या होता है। DCT में पानी एब्जॉर्ब होता है, ड्रग्स रिलीज होते हैं। देन PCT आपका जो होता है, यहाँ पे आपका मेन काम होता है फिल्ट्रेशन वगैरह का, लेकिन आपको बुक में कुछ भी नहीं स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है, तो आपको इतना टेंशन लेने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ओके, नाउ ये आपका नेफ्रॉन का डायग्राम है, एज सिंपल एज दैट। अभी तक हमने सिर्फ 3 लेबलिंग की हैं, वो भी आपके कोर्स में नहीं है, याली आगे जाके देखो नेफ्रॉन्स में क्या यूरिन बनेगा, यूरिन पास होता हुआ, अब मैंने आपको बताया था अभी, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये सब क्या है, ये है कलेक्टिंग डक्ट। और ये जो आपको दिख रहा है, ये हर जगह के जितने भी, जहाँ भी से जितने भी नेफ्रॉन्स हैं किडनी में, हर जगह से आपके यूरिन लेके आएंगे, लेकिन आपको तो एक ही यूरिन, क्योंकि हमको सिंपल रखना है डायग्राम को, तो इसमें से हमने सिर्फ एक का दिखाया है। आप ये जितने भी आपको सिरे दिख रहे हैं, ये जितने ओपन एंड्स दिख रहे हैं, ये हर नेफ्रॉन से यूरिन को कलेक्ट करेंगे और आगे जाके किस में खुल जाएंगे, यूरेटर में। होप ये तो आपके लिए आसान होगा, ये कोई टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए, ठीक है। वुमेन्स कैप्सूल, PCT, लूप ऑफ हेनले, DCT, देन द यूरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यूरिन का फॉर्मेशन कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होगी यूरिन, उसके बाद में यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर को चली जाएगी। अब ब्लड प्यूरिफिकेशन, अब आएगी आपके ब्लड की बात, ठीक है, तो मैं उसको रेड से ले लेता हूँ। आपकी बुक में सिंपल दे रखा है कि रीनल वीन एंटर की है, जो कि गलत है, ठीक है, रीनल वीन नहीं, आर्ट्रियोल अंदर जाके इस कैप्सूल के अंदर बहुत ढेर सारे बार मुड़ता है, मतलब कि एकदम जाल बना लेता है, नेटवर्क बना लेता है, बार बार हिलता मुड़ता रहता है, मतलब कि एक बंच बना लेता है, उलझ जाता है उसी के अंदर, किसके अंदर, वुमेन्स कैप्सूल में। और ये क्यों जरूरी है, जितनी बार ब्लड इसके अंदर मूव करेगा बार बार, उतना बार यहाँ से क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा ब्लड का, ठीक है। इट विल टुक अ वाइल सो दैट ब्लड कैन पास हेयर फॉर अ टाइम, ठीक है ना, यानी कि कुछ वक्त के लिए ब्लड का यहाँ रहना जरूरी है ताकि उसका फिल्ट्रेशन हो सके। अगर ये ऐसे बंच ना होके यहाँ से सीधा इसे होता तो ब्लड क्या रुक पाता, ब्लड रुक ही नहीं पाता, तो सफाई कहाँ से होती उसकी, इसीलिए यहाँ पे क्या करता है, बंच बना लेता है। अब अगर मैं इसको लेबल करूँ तो ये है
अफरेंट आर्टेरियोल। आपकी बुक में दे रखा है रीनल आर्टरी, मतलब कि सीधे दे रखा है रीनल आर्टरी कम आ रही है उससे, लेकिन एक्चुअली में इसका नाम होता है एफरेंट आर्टेरियोल। रीनल आर्टरी एक ही होती है, वो कई ब्रांचेस में बढ़ जाती है, मैंने आपको बताया था आर्टेरियोल कहते हैं। तो जो इसके अंदर जाती है ना, उसका नाम होता है अफरेंट आर्टेरियोल। और उसके बाद जो यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। ब्लड कई बार यहाँ से मूव करेगा वोमेंस कैप्सूल के अंदर, और ये जो बंच बन गया है ना, इसका नाम क्या है? इस बंच का नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोमेरुलस। इट इज अ क्लस्टर, ओके, इट इज अ बंच। अफरेंट आर्टियोल इज कन्वोल्यूटेड मैनी वाइल्ड टाइम्स हेयर, ठीक है, बहुत बार यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत बार घूमी है, जिसकी वजह से ब्लड को ज़्यादा मौका मिल जाएगा वोमेंस कैप्सूल के अंदर सर्कुलेट करने का, जिससे इसके अंदर की जो इम्प्योरिटी होगी वो आपकी रिलीज हो जाएगी। देखो इससे ब्लड आ रहा है, ब्लड कई बार यहाँ मूव किया, जिसकी वजह से क्या होता है, एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और ब्लड से ये जो मैं बना रहा हूँ ना डॉट्स डॉट्स, ये क्या है, इसे कहते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट। बुक में नहीं दिया आपके, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, लेकिन मैंने बता दिया कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं, वो इम्प्योरिटीज़ आखिर है क्या, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, ऑल द नेचुरल बेस, एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस वाटर, अमीनो एसिड, ग्लूकोज। आप कहोगे अमीनो एसिड ग्लूकोज तो अच्छी चीज़ है, ये क्यों निकल रहा है? जब ये रिलीज होते हैं तो जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो रिलीज हो ही जाएंगे ना। ये तो ना कोई मतलब इतना सिलेक्टिव होना है कि सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारी बॉडी में नहीं रुकना चाहिए, अनइम्पॉर्टेंट है, उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी, कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स भी जो स्मॉल होते हैं, वो इस ग्लोमेरुलस के थ्रू निकल जाते हैं बाहर, ठीक है, यानी कि ब्लड से बाहर रिलीज हो जाते हैं। और किसके अंदर एंटर कर जाते हैं? वोमेंस कैप्सूल के अंदर। ये फिल्ट्रेट किसके अंदर चला गया? वोमेंस कैप्सूल के अंदर। दिस नेफ्रिक फिल्ट्रेट कंसिस्ट ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड, ओके, एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस वाटर, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, जो कि अच्छे मॉलिक्यूल्स हैं। पर चिंता की बात नहीं है, ठीक है, जब ये आगे मूव कर, आगे मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस कैसे होगा, ठीक है। यानी कि दिस नेफ्रिक फिल्ट्रेट, ये जो हो गया आपका चला गया, अमीनो एसिड है, ग्लूकोज, सब कुछ है इसमें। अब यहाँ पे ब्लड प्योर हो गया, यहाँ ब्लड प्योर हो गया, और ये ब्लड आगे मूव किया, ठीक, प्योर ब्लड। और इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? इसको हम यहाँ पे कहते हैं इफरेंट आर्टरियोल। जरूरी नहीं कि आप लिखें इफरेंट आर्टरियोल, जो आगे जाके वेन्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। टेंशन मत लो, तो सोचोगे कि यार ये तो वीन में जाना चाहिए, आर्टरियोल यहाँ पे है, आगे जाके वेन्यूल ही बन जाता है वो, ओके, स्पेसिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं उसको। यहाँ से प्योर ब्लड निकला। अब एक बात पे गौर करो, अगर इस ब्लड से एक्सेस वाटर निकल जाएगा, यूरिया, यूरिक एसिड निकल जाएगा, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज निकल जाएंगे, तो ब्लड का वॉल्यूम नहीं कम हो जाएगा? जो हमारी बॉडी में 5-6 लीटर रहना चाहिए, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई? उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो अब ज़रूरत क्या है कि ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो निकल गई, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, या ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही पानी अगर निकला जा रहा है, तो उसको वापस लेना है, उसको वापस ब्लड में लेना है। और ये काम कैसे होगा? ये काम ऐसे होगा कि ये जो है ना आर्टरियोल यहाँ तक थी, ये आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगी ट्यूब्यूल में, और ये चक्कर लगाएगा। किसके चक्कर लगाएगा? लूप ऑफ हेनले के चक्कर लगाएगा। ध्यान दो, बहुत ध्यान देना। ब्लड आया, ठीक है ना, एक स्पीड में आता है ब्लड, थोड़ा हाई प्रेशर में रहता है, और यहाँ पे कई बार जब वो राउंड करता है तो उसमें से जो इम्प्योरिटीज होती है, क्योंकि ये बहुत ही पतली होती है, ठीक है ना, बहुत ही पतली बॉल होती है, सिंगल सेल स्क्वैमस एपिथेलियम, अगर 9th का याद हो तो, चीज़ों को अगर एक दीवार से बाहर निकलना है तो बहुत पतली दीवार होनी चाहिए, तो ये बहुत ही पतली सेल के होते हैं। ईजिली ये जो अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड होते हैं बाहर निकल आते हैं, इसको हम बोलते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट, इम्प्योरिटीज बोल सकते हो, लेकिन क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होती हैं, अमीनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह भी होता है, और हमारी बॉडी अफोर्ड नहीं कर सकती कि इतना ढेर सारा ग्लूकोज, अमीनो एसिड वगैरह चला जाए यूरिन, क्योंकि इसमें इसकी ये जो आपको ब्लैक दिख रहा है ना, ये यूरिन का रास्ता है, और ये जो रेड दिख रहा है ना, ये ब्लड का रास्ता है,
ठीक है। तो क्या होगा कि इन चीज़ों को वापस पाने के लिए ये जो पर्टिकुलर आर्ट्रियोल है जो आगे जाके वेन्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये एक चक्कर लगाएगा, किसके, ये लूप ऑफ हेनले के चक्कर लगाएगा। और इस पूरे नेटवर्क को ये चक्कर लगा रहा है, ये रेड जो है पूरा, इसको कहते हैं पेरीट्यूबुलर नेटवर्क। पेरीट्यूबुलर नेटवर्क क्या काम है इसका पेरीट्यूबुलर नेटवर्क का? बहुत सिंपल, ये भी सिंगल सेल होता है, ये भी सिंगल सेल होती है, पतली होती है। जब ये इम्प्योरिटीज मूव करेंगी, ठीक है, तो इसमें से वापस अमीनो एसिड, ग्लूकोज, वाटर अगर ज़्यादा चला गया है तो, सॉल्ट्स अगर बहुत कम हो गए हैं बॉडी में तो वापस रीएब्जॉर्ब कर लेगी, उन अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज को वापस रीएब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। दे कैन नॉट जस्ट गो अवे विद द यूरिन, ओके, वीकनेस हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी। इसीलिए ये वापस इनसे नेटवर्क से वापस ये अमीनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह को ले लेते हैं। इस काम आता है ये पेरीट्यूबुलर नेटवर्क, ताकि ब्लड का वॉल्यूम ना कम हो और बॉडी में हर चीज़ सही से चलती रहे। ओके, तो ये देखो यहाँ से आपका नेफ्रिक फिल्ट्रेट जा रहा था, इससे वापस क्या ले लिया, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ये सब एक्सेस वाटर अगर ज़्यादा चला जा रहा है तो उसको ले लेना, ये सब आपका वापस ले लिया जाता ताकि ब्लड का वॉल्यूम सही हो जाए। ब्लड तो प्योरीफाई हो गया था, फिर आपका ये वापस लेते हुए मिल जाता है किससे, रीनल वीन से, जो बॉडी में वापस प्योर ब्लड को लीव कर देता है, ठीक है, प्योर ब्लड को लीव कर देता है। और यहाँ यूरिन बन चुकी थी, यूरिन देखो, यूरिन का फॉर्मेशन एक्चुअली में डीसीटी के बाद ही हम कहते हैं कि हाँ यूरिन बन गई है, क्योंकि तब तक क्या होता है, तब तक पूरी तरह यूरिन नहीं होती, इसमें बहुत सारे ग्लूकोज, अमीनो एसिड होता है। जब वो पूरा रिलीज हो जाता है तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई यूरिन बन गया है। यहाँ पे एक पिगमेंट मिल जाता है डीसीटी में, पिगमेंट का नाम होता है यूरोक्रोम, यूरोक्रोम, जिसकी वजह से यूरिन का जो कलर होता है, जो आप देखते हो वो कलर होता है उसका, ये भी आपके कोर्स में नहीं है। अल्टीमेटली जो यूरिन फॉर्मेशन हो जाएगा तो वो कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगी, इकट्ठा होने लगी, हर तरफ से इकट्ठा हो रही है और अल्टीमेटली यूरेटर को पास कर दी जाएगी। एज सिंपल एज दैट। अगर एक बार मैं समझ गया तो ठीक, मैं अभी दोबारा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो टेंशन मत लो। हमारे पास दो किडनीज होती हैं, किडनीज का एरिया कहाँ होता है, यहाँ पे नीचे होता है इस तरफ। किडनीज की यूनिट होती है नेफ्रॉन, मैंने आपको ये एक नेफ्रॉन, ब्लैक वाला पूरा नेफ्रॉन है, ठीक है। इस नेफ्रॉन के पास ये जो कैप्सूल है इसको कहते हैं बोमेंस कैप्सूल, ये जो एरिया है कैप्सूल, दैट इज बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। एंड दिस इज अफरेंट आर्ट्रियोल, ओके। रीनल आर्टरी से जब कन्वर्ट होती है बहुत ढेर सारी आर्ट्रियोल्स में, तो उसमें से एक है अफरेंट आर्ट्रियोल। ये आगे जाके ग्लोमेरुलस के अंदर एक बंच बना लेती है ताकि ब्लड कई बार यहाँ पे सर्कुलेट हो, बहुत बार सर्कुलेट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, पतली वॉल की वजह से इम्प्योरिटीज इससे बाहर आ जाती हैं, जैसे कि यूरिक एसिड, यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस वाटर, ये सब बाहर आ जाते हैं। इतनी बार मैं बोल चुका हूँ, लिख लेना, ठीक है। और ये बाहर आ जाती है, इसको हम बोलते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट। ये फिल्ट्रेट अंदर चला जाएगा। दिस फिल्ट्रेट कंसिस्ट ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक अमीनो एसिड, ग्लूकोज, एक्सेस वाटर। सो ये जो होता है इसको हम लूज नहीं कर सकते, इसीलिए आगे जाके इससे निकलता है इफरेंट आर्ट्रियोल, और ये चक्कर काटती है इन्हीं के कि भैया हमको वापस दे दो, हमारा अमीनो एसिड, ग्लूकोज कम ले लिया, ज़्यादा ले लियो। तो ये वापस क्या होता है, आपका एब्जॉर्ब हो जाता है पेरीट्यूबुलर नेटवर्क से, ब्लड का वॉल्यूम दोबारा वैसा ही हो जाता है, कमी नहीं पड़ती, और ये प्योर ब्लड लेके चला जाता है बॉडी में, रीनल वीन जाके सर्कुलेट कर देती है, ठीक है। और ये जो ब्लैक है ये यूरिन बनती जा रही थी क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें चली गई, और उसके बाद अल्टीमेटली ये डीसीटी के बाद में, ठीक है, डीसीटी के बाद में क्या होगा, ये यूरिन कहलाएगी, डीसीटी के बाद यूरिन कहलाएगी। जब यूरोक्रोम पिगमेंट मिल जाएगा उसमें, अल्टीमेटली कलेक्टिंग डक्ट में जाके इकट्ठा हो जाएगी, अल्टीमेटली यूरेटर में चली जाएगी। और यूरेटर किस में चले जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर में, वहाँ पे आपको पता ही है। उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर चली जाती है। तो ये है नेफ्रॉन का डायग्राम। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी मन से, इतना भयानक डायग्राम तुमको लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये डायग्राम मैंने अपने हर टेस्ट में दिया है, जितनी बारी मैंने हाई स्कूल में टेस्ट लिए हैं आज तक ये डायग्राम दिया है, तुम लोग इसको प्रैक्टिस करोगे। बात समझ में आ गई।